ओम शांति। ओम शांति। तो एक बार की एक बात है कि एक महल के अंदर राजा रानी और उनका परिवार रहता था। तो जो महारानी थी उसको संकल्प आया कि अगर मेरे पास एक पुत्री होती, राजकुमारी होती, तो मैं उसका बहुत सुंदर एक चित्र निकालती। लेकिन उसके पास तो राजकुमारी था, राजकुमारी तो नहीं थी, छोटा बच्चा था। तो उसने क्या किया कि एक चित्रकार को बुलाया, पेंटर को बुलाया और बुला करके उस आर्टिस्ट को कहा कि एक सुंदर सी कन्या की तस्वीर बनानी है, लेकिन उसको भी सामने कोई ना कोई चाहिए जिसकी वो तस्वीर बनाए। तो क्या पूरे नगर के अंदर देखा गया कितनी सुंदर कन्या कहाँ पर है, छोटे बच्चे जिसको हम राजकुमारी के सब कॉस्ट्यूम और गहने आदि पहना करके उसकी तस्वीर निकाल पाए, लेकिन ऐसी कन्या वहाँ पर कोई नहीं दिखती। फिर वो अपने ही बेटे की तरफ देखती है और उसको ही, छोटा बच्चा ही होता है वो, तो उसको श्रृंगार सारा राजकुमारी का, कपड़े वही, सब कुछ वही, और उसको बिठा देते हैं और फिर चित्रकार उसका चित्र निकालते हैं। कई साल निकल जाते हैं, गुजर जाते हैं। अब वो जो छोटा राजकुमार है वो बहुत बड़ा हो गया, 25-26 साल का हो गया और अब महारानी भी नहीं रहे हैं, अब वो खुद राजा बनने वाला है। तो वो एक दिन तय खाने में जाता है, जिसको हम स्टोर रूम बोलते हैं, वहाँ जाता है और वहाँ जा कर के वही वाली पेंटिंग देखता है जो उसकी खुद की थी कि एक छोटी सी कन्या है और वो इतनी सुंदर राजकुमारी है। और नीचे वो तारीख देखता है कि तारीख उस समय की है जिस समय ये भी इतना ही छोटा बच्चा था। तो इसको संकल्प आता है कि ये राजकुमारी आज मेरे जितनी उम्र की हो गई होगी, तो अगर ये मुझे मिल जाए, ये कितनी रूपवान है, ये कितनी सुंदर है, ये देखने में ही कितनी आकर्षण मूर्त है, तो मेरे को विवाह करना है तो इसी से करना है। उसको उस चित्र से ही प्रेम हो जाता है। तो फिर वो पूरे नगर के अंदर सब जगह ढूंढता है, जितने भी वो कोशिश कर सकता है, हाथ पैर मारता है, लेकिन उसको नहीं पता चलता कि ये वाली राजकुमारी अभी कहाँ पर है। लेकिन उस समय जो मंत्री था, जिस एक को ही और एक रानी को ही पता था कि छोटे राजकुमार को राजकुमारी बना करके चित्र बनाया गया है। तो जब मंत्री देखता है कि राजकुमार जो है वो बड़े विचलित है, इधर से उधर कई दिनों से वो लगे हुए हैं, तो वो पूछता है कि आखिर बात क्या हुई। तो वो बोलता है कि ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर के अंदर जो राजकुमारी है, तो मुझे इसी राजकुमारी से विवाह करना है। तो फिर वो उसको बताता है कि वास्तव में ये कौन है, ये आप ही हो, बचपन में आप ही हो, और आपको ही ये सब चीज़ें पहना करके, सुंदर बना करके आपका चित्र निकाला गया। जैसे ही राजकुमार सुनता है कि ये जिससे मैं प्रेम करता हूँ, एक राजकुमारी समझ करके, रूपवान आकर्षण मूर्त समझ करके, ये तो वास्तव में मैं ही हूँ। एक सेकंड के अंदर, जो कई महीनों से, कई सालों से उसको एक खींच हो रही थी, एक उसकी तरफ आकर्षण हो रहा था, मोह पैदा हो गया था, एक सेकंड के अंदर सारा का सारा मोह क्या हो गया, खत्म हो गया। तो गीता का जो लास्ट अध्याय है कि जैसे ही समृद्धि आती है तो सभी मोह क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, या फिर जब सब मोह नष्ट हो जाते हैं तो कल्प कल्प की सारी समृद्धियाँ आ जाती हैं। तो ऐसे ही शिव बाबा ने आकर के हम सभी आत्माओं को ये समृद्धि दिलाई है कि ज्ञान सारा कहाँ पर है, यहाँ पर स्टोर है। आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज हमारे यहाँ पर है। कल का एक स्वमान था ना, मैं त्रिनेत्री हूँ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। तो त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी इन दोनों का क्या मतलब होता है? यही तो मतलब होता है कि सब कुछ मैं जानती हूँ, सब कुछ मुझे पता है। लेकिन जैसे ये पता चलता है कि मुझे सब कुछ पता है, जब तक हमको ये ज्ञान नहीं है तब तक हमारा मोह भी रहेगा, खींचातान भी रहेगी, खुद के कई सारे जो कमी कमजोरियां वो सब चीज़ें रहेंगी। लेकिन जिस दिन पता चल जाएगा, अभी तो हमने जाना है, समझने की तो अब शुरुआत हो रही है कि एक एक चीज़ को देखना, एक एक चीज़ को याद रखना, एक एक चीज़ को स्मृति में उतारना। तो अभी तक हमने जो 6 आधार स्तंभ है स्मृति के, उसमें से हमने 4 देख लिए। एक था ऑब्जर्व करना, मतलब अवलोकन करना। तो अवलोकन करने का मतलब क्या था कि कोई भी चीज़ को एक बारी देख लेना और देख करके फिर उसको लिखना कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें थी या इस चित्र में क्या क्या है।
तो इससे भी हमारा क्या होता है, जो शक्ति है याददाश्त की तो वो बढ़ती है। दूसरा हमने देखा विजुअलाइज करना, इसके अंदर हमने देखा कल्पना करना कि मतलब कोई भी पहरा, कोई भी किताब, किसी भी चीज़ को उठाना और उठा करके उसको एक बारी पढ़ना और पढ़ करके उसको कहानी का रूप देना। तो यहाँ पर हमने जो देखा था HCA मतलब ह्यूमन कैमरा एक्टिविटी थी यहाँ पर, कि एक बारी देखना और देख करके फिर लिखना कि किस किस रंग की, किन किन शब्दों की क्या क्या चीज़ें थी। VBA मतलब विजुअल बूस्टर एक्टिविटी, इसके अंदर था कि कोई ना कोई कल्पना करना, कहानी बनाना, चाहे वो मुरली है चाहे कुछ भी है। फिर अगला हमने देखा था रिलैक्सेशन का, जिसके अंदर हमने 14 विधियाँ देखी थी। बाथ था, नेचर था, ईटिंग फूड था, ड्रिंकिंग वाटर था, तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर थी। क्रिएटिव एक्टिविटी थी, तो ये 14 तरीके थे। कल हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन मतलब एकाग्रता, अवलोकन हो गया। फिर विजुअलाइज करना मतलब कल्पना शक्ति हो गया। फिर बाद में विश्राम, कि मतलब कैसे हम खुद को रिलैक्स अनुभव कर सकते हैं दिमाग को। और अगला हमने देखा था एकाग्रता, तो एकाग्रता के अंदर कल हमने कितनी बातें देखी थी? 8 बातें देखी थी। कौन सी थी वो 8 बातें? जल्दी जल्दी रिपीट करो। सबसे पहले क्या था? एक्टिव लर्निंग, कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, तो वो कैसे करना है? इंटरेस्ट के साथ करना। अगला क्या था? एक बार में एक ही काम करना। अवॉइड मल्टीटास्किंग, मतलब कोई बहुत ज़रूरी काम है, जो काम अभी के अभी देना ज़रूरी है, अभी के अभी करना ज़रूरी है, तो उस समय क्या करो? मल्टीटास्किंग को अवॉइड करो। एक बार सारे चीज़ों को बंद कर दो, सारे काम रोक दो, पहले वही काम करना है। और नहीं तो ये आदत होनी भी चाहिए कि एक बार एक काम किया फटाक से और फिर अगला किया। और अगली बात हमने क्या देखी थी? ब्रेक का मतलब क्या था? लंबा समय तक अगर बैठ करके कोई पढ़ रहा है या हम पढ़ रहे हैं, तो 25 मिनट के बाद में 1 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक ले लो। 25 मिनट के 4 ब्रेक लेकर के और एक लंबा 45 मिनट के बाद ब्रेक लेते हैं, तो ऐसे करके 3-4 घंटे की जो बैठ करके पढ़ाई करते हैं तो वो हो जाती है। और उसके बाद में क्या था? ब्रेक के बाद में देख के तो नहीं बोल रहे क्योंकि हम तो मेमोरी की बात कर रहे हैं ना, कि हमको खुद को कितना याद है। तो अगला क्या था? बिजी रूटीन। बिजी रूटीन का मतलब कि टाइम टू टाइम अपने हर काम को फिक्स रखना। टाइम टू टाइम। बिजी का मतलब कल भी कहा था कि सिर्फ भाग रहे। बिजी तो देखो सारा संसार आज। एक बच्चा जो कुछ भी नहीं कर रहा है, उसको बोलो जा करके सामने शॉप से ये सामान ला करके दो, तो वो बच्चा क्या कहता है? मैं बहुत बिजी हूँ मम्मी, बाद में जब जाऊंगा तो एक साथ ही ला दूंगा, मैं बिजी हूँ। लेकिन क्या माता पिता को आंखों से दिख नहीं रहा कि वो कहाँ बिजी है? दिख रहा है, लेकिन जो कुछ नहीं कर रहा उसको भी क्या लग रहा है? मैं बिजी हूँ, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ढूंढने के अंदर लगा हुआ है। कुछ अच्छी जॉब, कुछ अच्छी किताब, कुछ अच्छी घड़ी, कुछ अच्छा मोबाइल, कुछ अच्छा लैपटॉप, कुछ ना कुछ तो बिजी तो है ही वो। लेकिन हमने क्या देखा कि अगर स्मरण शक्ति हमको बढ़ानी है तो उसके लिए क्या रखना पड़ेगा? रूटीन। बिजी तो होना चाहिए लेकिन टाइम टू टाइम होना चाहिए, जिसके अंदर आपको कल कहा था इतने बजे ये करोगे तो उतने बजे। हमारे शरीर में क्लॉक बनी हुई है। जो रोज सुबह 4 बजे उठते हैं उनको 1-2 महीने तक के अलार्म का साथ लेना पड़ता है, बाद में 4 बजे अपने आप उनका बिस्तर उनको उठाता है। और हम तो कहते हैं कि बाबा आकर के उठाता है, क्योंकि बाबा को ही पता चल जाता है कि इसको इतने बजे उठना है, तो भगवान भी बंध जाता है। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ती है, कुछ महीने की। फिर अगला हमने क्या देखा था? कैंडल मेडिटेशन, है ना। कैंडल मेडिटेशन का मतलब बीच बीच में आप टाइम निकाल के, या जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अपनी एकाग्रता को शार्प करने के लिए क्या करना होता है? टेबल के ऊपर कैंडल, मोमबत्ती रखो और 25 मिनट तक लगातार उसको देखते रहो। आंखें झपकेगी, हाथ पैर भी हिलेंगे, बैठक में तरीका चेंज हो जाएगा, लेकिन लगातार हम 25 मिनट तक हिलना नहीं है, उसको देखना है। तो इससे भी क्या होती है? एकाग्रता बढ़ती है। अगला हमने क्या देखा था? चंकिंग का मतलब कोई भी बड़ा महावाक्य है, कोई भी बड़ी सारी बात हमको याद रखनी है, तो उसको टुकड़े टुकड़े के अंदर बांट देना। जैसे अभी बाबा आए थे तो बाबा ने आकर के खजानों की बात की, और बाबा ने उसके अंदर बड़ी लंबी सारी 5 प्रकार के खजाने, किस खजाने से क्या प्राप्ति है और किस खजाने से क्या अनुभूति है। तो अब इस पूरे महावाक्य को याद करने के लिए हमने उसको क्या किया? भागों में बांट दिया, टुकड़ों में।
और अगला क्या था? हाँ, तो जितने भी हमको भटकाने वाली चीज़ें हैं उन सभी को क्या, जैसे कि जो बच्चे पढ़ते हैं, जब हम भी पढ़ते थे तो हमको कहते थे कि तुम्हें अपने दोस्तों को क्या करना पड़ेगा, ना करना पड़ेगा। जिसके अंदर कल हमने बात की थी कि हम कोई गाय थोड़ी ना है जो जिस रास्ते जो लेकर के जाए या जीवन को जिस घड़ी घुमाए, तुमको इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, ये खाना है, अब तुमको ये करना है, अब तुमको ये नहीं करना है। तो हमारा जीवन कोई ऐसा थोड़ी ना है कि कोई जहाँ पर लेकर के जाए हम खुद की बुद्धि नहीं यूज़ कर रहे हैं और हम उस रास्ते, जब वो बता रहे हैं तो वो भी सही लग रहे हैं, वो बता रहे हैं तो वो भी सही लग रहे हैं, वो बता रहे हैं तो वो भी सही लग रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कई सारी चीज़ों से खुद को क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ें, और ये जो हमारा मार्ग है, ये मार्ग कौन सा है? बेहद के वैराग्य का मार्ग है। और इस मार्ग के अंदर तो हम चाहें या ना चाहें, माने या ना माने, हमको बहुत सारी भटकाने वाली चीज़ें उपलब्ध है और उन सब चीज़ों से हमें क्या करना पड़ेगा? फ्री होना पड़ेगा, अपने आप को किनारा करना ही पड़ेगा। और लास्ट में क्या था? डेड लाइन सेटिंग, कि जो भी काम करना है वो काम के लिए टाइम फिक्स कर लो कि 15 मिनट में मुझे ये चीज़ करनी है, मुरली के 2 पन्ने पढ़ने हैं, 10 मिनट में फटाफट पढ़ करके स्पीड से तो हमें आगे निकलना है। तो कोई भी हम पढ़ाई का काम कर रहे हैं या कुछ भी कर, लेकिन हमारा मेन फोकस तो मुरली पर ही है वैसे भी। तो इसके लिए ये बताए थे 8 चीज़ें, किसके लिए? एकाग्रता को बनाने के लिए। ठीक है, अगला आज का जो 5वां है, एक बार हिंदी में बता दो ये जो ये आपको कल लिखवाया ना, अवलोकन, कल्पना शक्ति, विश्राम, एकाग्रता। अच्छा वही है क्या? हाँ वही है, बस ये तो लिख दिया ना कि ये हमारा हो चुका है। ठीक है, और ये है स्मार्ट रिवीजन प्लान। स्मार्ट रिवीजन प्लान का मतलब क्या होता है कि जो भी हम पढ़ाई पढ़ेंगे उस पढ़ाई को पढ़ने का एक स्मार्ट तरीका होता है। क्योंकि हमको कितनी मुरलियाँ करनी है, कितनी मुरलियाँ पढ़नी है? 1066। कितनी पढ़नी है? 1066 मुरलियाँ पढ़नी है। 1066 मुरलियाँ तो अलग है, और हर दिन की साकार मुरली अलग है, फिर योग की विधि अलग है, फिर होमवर्क अलग है, फिर कोई ना कोई एक्टिविटी अलग है। ये सब चीज़ें हमें एक साथ करना है। बहुत बिजी अभी हम धीरे धीरे होने वाले हैं अपने इस जीवन की यात्रा में। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे 5वें पॉइंट पर, लेकिन पहले आते हैं आज की मुरली पर। कल के मुरली के सबने चित्र निकाले ना? तो जैसे आज की रविवार की मुरली है, तो मुरली की हेडिंग है आत्मिक प्यार की मूर्ति बन, शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। आत्मिक प्यार की मूर्ति बन, शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। तो महावाक्य को हम कहाँ रखेंगे? शांति स्तंभ पर। शांति स्तंभ पर। तो वहां हमको क्या दिखाई देता है कि प्रेम की मूर्ति स्वयं कौन खड़े हैं? ब्रह्मा बाबा के अंदर प्रेम ही तो था सभी आत्माओं के लिए, हर एक जीव आत्मा के लिए। तो प्रेम की मूर्ति बन बाबा ने शिक्षा भी दी और सबको आगे बढ़ने का सहयोग भी दिया। पहले आप, पहले आप, पहले आप। तो बाबा को सेम टू सेम हमें भी क्या करना है? हमें बाबा को फॉलो करना है। तब हमें भी क्या बनना है? मैं देखती हूँ शांति स्तंभ पर एक मूर्ति है, और ये जो मूर्ति है ये प्रेम की मूर्ति है जो सभी को क्या देती है? सहयोग देती है। वैसे भी मूर्तियाँ तो सहयोग देने के लिए बनी होती है। उन मूर्तियों के पास कोई शांति का सहयोग लेने जाते हैं, कोई शक्ति का सहयोग लेने जाते हैं, कोई धन का सहयोग, कोई अपने घर की मनोकामनाओं का, हारी बीमारी का, सबका सहयोग। तो वहाँ पर हमको क्या देखना है कि बाबा से मैंने भी क्या शिक्षा ली है कि मुझे भी अपने जीवन में क्या बनना है? प्यार की मूर्ति बनना है, और सबको क्या देना है? सहयोग देना है। तो बाबा बोलते ना, देना ही क्या है? लेना है। सहयोग देना ही क्या है? लेना है। तो शांति स्तंभ पर क्या देखा? प्यार की मूर्ति बनना है और सबको सहयोग देना है। ठीक है, अब मुरली के अंदर आते हैं। तो हिस्ट्री हॉल में क्या रखते हैं कि आज बाबा कैसे बच्चों से मिल रहे हैं।
तो आज प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिल रहे हैं। ये परमात्म प्यार बच्चों की पालना का आधार है। जैसे परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार भी आत्मिक प्यार है, जो आत्मिक प्यार आप बच्चे ही अनुभव कर सकते हो। तो हिस्ट्री हॉल में क्या देखते हैं आत्मिक प्यार कि प्यार का सागर स्वयं बाप दादा संदली पर सामने बैठे हुए, 2 संदलियां लगी हुई है ना, तो बाप दादा स्वयं बैठे हुए हैं और बाबा आज टीचर बन करके सभी ब्राह्मण आत्माओं को, ब्राह्मण जीवन का आधार, ब्राह्मण संगठन का आधार क्या है, आत्मिक प्यार। तो सभी ब्राह्मणों को आपस में क्या कह रहे हैं कि तुम्हें कैसे रहना है, सिर्फ प्यार से नहीं रहना, लेकिन सिर्फ प्यार तो नुकसान करता है। क्या नुकसान करता है? प्यार धीरे 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 कब अटैचमेंट मोह बन जाता है तो किसी को पता पड़ता है। धीरे धीरे व्यक्ति ठीक लगता है, हाँ ठीक है बढ़िया है, फिर धीरे धीरे वो अच्छा लगता है कि ये सबसे अच्छा है, इन लोगों से अच्छा है, फिर अच्छा अच्छा लगते लगते वो विशेष लगता है कि यही है जो मेरे लिए है, केवल बस मेरा साथ और इसका साथ ही है, बाकी सब जैसे हैं वो ठीक ही हैं। धीरे धीरे उससे क्या हो जाता है, हमारा अटैचमेंट हो जाता है। तो प्यार तो अच्छी चीज़ है, लेकिन बाबा ने कौन सा प्यार बोला है, आत्मिक प्यार। और कहाँ बोला है, हिस्ट्री हॉल में। तो शांति स्तंभ पर क्या दिख रहा है, प्रेम की मूर्ति बनना और सबको सहयोग देना। हिस्ट्री हॉल में क्या है, बाबा टीचर बनकर बैठा है और सबको ब्राह्मण बच्चों को कह रहा है आत्मिक प्यार से रहना है, आपस में आत्मिक प्यार से रहना है, ठीक है। अब मुरली के बीच से जैसे मेरे को तो जो दिख रहा है मैं वो सुना रही हूँ, घर जाकर के आप अपने हिसाब से बनाना कि इन 7 स्थानों पर हमें कौन कौन सी चीज रखनी है। तो जैसे अगला हम देख सकते हैं, अगला क्या है, हैंगर, बाबा का कमरा। तो बाबा ने कहा जो समझते हैं ब्राह्मण जीवन के रास्ते के साइड सीन है सरकमस्टांस। ब्राह्मण जीवन के साइड सीन है, ब्राह्मण जीवन चल रहा है और चलते चलते इस ट्रेन के अंदर, इस पटरी के ऊपर हमको क्या दिखाई देते हैं, इधर भी पहाड़ियाँ, खाई आ रही हैं, इधर भी जंगल, पेड़ पौधे, गांव के गांव और शहर के शहर आ रहे हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन का जो है साइड सीन है, तो वो क्या है, सरकमस्टांस है। सरकमस्टांस का मतलब कभी बड़ों से परिस्थितियाँ आ रही है, कभी बराबर साथियों से परिस्थितियाँ आ रही है, कभी जिज्ञासुओं से परिस्थितियाँ आ रही है, कभी लौकिक में आ रही है, कभी धन की आ रही है, कभी खुद के शरीर की आ रही है। लेकिन बाबा आज अपने कमरे में मुझे एक ट्रेन दिखा रहे हैं, ये ट्रेन है ब्राह्मण जीवन की ट्रेन। और बाबा ने पक्का करा दिया है कि इस ब्राह्मण जीवन की ट्रेन के ये केवल क्या है, साइड सीन है। साइड सीन तो जैसे जैसे ट्रेन आगे जाती जाएगी, साइड सीन पीछे पीछे रहते जाएंगे। तो ऐसे ही बातें जो हैं वो क्या है, परिस्थितियाँ, बातें, परेशानियाँ, तकलीफें, ये क्या है, सभी साइड सीन है। और ये कोई एक के साथ हो रहा है या सभी के साथ ही है। तो वही तो जब कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो याद है हमें, तो कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो वो बच्चे बोलते हैं कि सर इस बारी जो ये सिलेबस है तो वो चेंज हो गया है, बहुत हार्ड हो गया है ना, कुछ चेंज कर दिए हैं गवर्नमेंट ने इस पेपर के अंदर। तो अब वो टीचर है तो वो मोटिवेट करने के लिए सभी बच्चों को क्या बोलता है कि तुम्हें कितनी सीट चाहिए। वो बच्चा बोलता है मुझे तो 1 सीट चाहिए। कहते तुम्हें 1 सीट चाहिए, ऐसे सबको कितनी सीटें चाहिए, 1-1 चाहिए। सिलेबस तुम्हारे एक के लिए बदला है या सभी के लिए बदला है। वो बच्चा कहता है कि सभी के लिए बदला है। सिलेबस तुम्हारे लिए हार्ड टफ हुआ है या सभी बच्चों के लिए हुआ है। तो वो कहता है सभी के लिए हार्ड और टफ हुआ है। तो वो टीचर यही तो बोलते हैं बच्चे को, जब परीक्षा तुम सबकी एक है, परिस्थिति भी तुम सबकी एक है और सीट भी तुमको कितनी चाहिए, तो मेहनत भी तुमको बस करते जाओ, क्योंकि हार्ड तो सबके लिए ही है, मुश्किल तो सबके लिए ही है।
तो इसलिए ये ब्राह्मण जीवन के अंदर जो भी बातें आ रही हैं, ये ऐसा नहीं समझो कि मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे सेंटर पर ही हो रहा है, मेरे ही जिज्ञासु या मेरी ही दीदी के साथ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये ब्राह्मण जीवन है और जिस ट्रेन पर, जिस रास्ते से ब्रह्मा बाबा, मम्मा और दादियाँ निकली हैं, वहीं से ही हमको निकलना पड़ेगा। तो जो जो अचीवमेंट, महिमा भी तो मिलती है आप लोगों को या हम लोगों को, या नहीं मिलती है? महिमा भी तो सारी के सारी ब्राह्मणों को मिलती है कि देखो ये लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। जैसे उस दिन वो आए थे संत जी, तो सभी लोग, पूरी मंडली बैठी थी राम जी वाली, और उस पूरी मंडली के बीच में तालियां किसके लिए बजी? बीके के लिए बजी कि नहीं बजी? तो तारीफें भी तो मिलती है। उस समय हमको बीके लाइफ तो नहीं भारी लगती है, लेकिन जब परिस्थितियां साइड सीन आती है तब हम कहते हैं इससे बढ़िया तो हम पहले ही थे, इससे बढ़िया तो हम बाद में ही होंगे, इससे बढ़िया तो हम ऐसे ही थे। तो बढ़िया कुछ नहीं होता, वो उनसे पूछो जो संसार में रह रहे हैं, पता चल जाएगा क्या बढ़िया है और क्या नहीं। हमारे पास मतलब आप माताओं और भाइयों के पास कम से कम जीवन में कुछ नया करने का लक्ष्य तो है। अब रोज रात को सोते हो तो कम से कम सुबह उठ करके सोचते तो हो, सुबह क्लास में जाएंगे, कुछ नया बाबा बताएगा, कोई ना कोई परेशानी का बाबा समाधान देगा। तो कुछ नया है करने के लिए, नया प्रोग्राम, नई सेवाएं, नया जगह आना जाना, कुछ ना कुछ नए प्रोजेक्ट। तो नवीनता है तो थोड़े बिजी हैं, बाकी दुनिया तो वैसी चलनी है जैसी चल रही है। तो इसके लिए शांति स्तंभ पर क्या देखा? प्यार की मूर्ति सहयोग दे रही है। हिस्ट्री हॉल में क्या देखा? प्यार का सागर बाप आज आया है, ब्रह्मा के तन के द्वारा सभी ब्राह्मणों को देख रहा, और ब्राह्मणों को देख के क्या बोल रहा है? आपस में तुम्हें कैसे रहना है? आत्मिक प्यार से रहना है। दूसरी बात। तीसरी बात अभी हमने कहाँ देखी? बाबा के कमरे में। बाबा के कमरे में क्या देखा? बाबा के कमरे में परिस्थितियां तो आएगी, जीवन, ब्राह्मण जीवन का साइड सीन है। साइड सीन क्या है? परिस्थितियां हैं। ठीक है जी। चौथा क्या है? बाबा की कुटिया। तो बाबा की कुटिया में अब देखो चलते हैं, तो बाबा क्या कहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्तमान समय प्रमाण लव और लो का बैलेंस रखना पड़ता है, लेकिन लो और लव का बैलेंस मिल करके लो नहीं लगे, लो में भी लव महसूस हो। जैसे साकार रूप में बाप को देखा, लो के साथ लव इतना दिया जो हर एक के मुख से यही निकला कि बाबा का मेरे से प्यार है, मेरा बाबा है। लो जरूर उठाओ, लेकिन लो के साथ लव भी दो। तो आज बाबा की कुटिया में बाबा क्या बन करके बैठे हैं? धर्मराज बन करके बैठे। बाबा का वो धर्मराज वाली किताब पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी इधर तो किताब हो किसी ने। तो उस किताब के अंदर क्या है? तराजू। बाबा ब्रह्मा बाबा है और ब्रह्मा बाबा के हाथ में तराजू है। तो तराजू क्या करता है? तोलता है कि कौन सा पलड़ा भारी है। तो ऐसे ही आज मैं इधर बाबा की कुटिया में जाती हूँ तो वहां पर क्या देखती हूँ? बाबा क्या लेकर के बैठे हैं? आज एक तराजू। और मैं देखती हूँ कि बाबा तराजू का क्या काम है कुटिया में, क्योंकि कुटिया में तो पत्र है, रू रिहान है, बाबा की बातें, बाबा से बातें हैं मन की। और उस तराजू के अंदर आज बाबा ने क्या दिखाया? एक तरफ लव, एक तरफ लो। तो जीवन यात्रा में, चाहे हम लौकिक जीवन में हैं, मतलब अपने घर परिवार में हैं, समाज में हैं, समाज को तो छोड़ दो, घर में हैं और इस अलौकिक परिवार में हैं, तो इन दोनों परिवारों में हमें एक रिश्ते में रहना होता है। ये रिश्ता ही तो है ना हमारा आपस में, जहाँ आप निसंकोच होकर सारी बातें कर लेते हो और हम भी बिना कोई संकोच के आपको राइट, अगर आप रोंग हो तो आपको रोंग कहेंगे, क्योंकि हमारा आपस में क्या है? एक बहुत मीठा रिश्ता है ना, रिश्ता है। तो जहाँ रिश्ते होते हैं वहां पर कभी कभी थोड़ा थोड़ा लो भी चाहिए और थोड़ा थोड़ा प्यार भी चाहिए। अगर सिर्फ प्यार ही प्यार होगा, इसमें आप सिर्फ बच्चों का चित्र सामने लेके आओ। एक माता पिता ने सिर्फ एक बच्चे को केवल प्यार में ही पाला है, उसको संसार की एक, मतलब क्या बोलते हैं, सूरज की एक किरण भी उसके चेहरे पर नहीं लगने दी, मतलब थोड़ी सी भी सेक उसके जीवन में नहीं आने दी। तो अभी तक तो हम उसको संभाल लेंगे, जब तक आप जिंदा हो आप उसको बिल्कुल छतरी के नीचे लेकर के चल सकते हो। इतना मैंने आपको बोला था ना कि ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं हमारे पास ये है तो हम बच्चे को ऐसे रख सकते हैं हमारे मरने के बाद भी, लेकिन जब वो जीवन के
क्या बोलते हैं, जीवन की यात्रा में जब वो आगे कदम रखेगा तो उसको संभालने वाला कौन होगा? वो खुद होगा, वो खुद ही होगा। तो भगवान की तो शक्ति है ही है, लेकिन जब खुद का ही विवेक काम नहीं करता तो भगवान की शक्ति भी क्या काम कर देगी? करेगी काम? जब खुद का ही कदम नहीं है हमारा स्ट्रॉन्ग, तो ऐसा ही है। और केवल कोई बच्चे पर केवल लो ही लो लगाया जा रहा है, तू रोंग है, तू रोंग है, तुझे उसके साथ नहीं जाना, तुझे ये नहीं बैठना, तुझे यहाँ नहीं खाना, तुझे तेरा ये दोस्त भी गंदा है, तेरा ये दोस्त भी खराब है, तेरा ये दोस्त ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तू पढ़ता नहीं, तू ये नहीं करता, तू नौकरी नहीं करता, तू कुछ नहीं करता। उस बच्चे पर केवल कानून ही कानून थोपे जा रहे हैं, तो एक दिन वो अच्छी तरीके से क्या लेगा? बदला लेगा। वो कैसे लेगा? वो कोई ना कोई तरीके से लेगा। आज ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि एक बच्चा जिसको उसके माता पिता ने पढ़ा करके इतना बड़ा डॉक्टर बना दिया कि वो विदेश में आज डॉक्टर है, और वो बच्चा भारत में वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को छोड़ करके बैठा है। ऐसा हो तो नहीं सकता ना। लेकिन ये जो बच्चा है, ये कोई ना कोई चीज का शायद बदला ही तो ले रहा है ना। जो उसके ऊपर कोई टॉर्चर हुआ है, या उसके वाइफ के ऊपर, या उसके बच्चों के ऊपर, कुछ ना कुछ तो कहानी होती ही होगी। ताली, कल भी बाबा ने क्या बोला? ताली दोनों हाथ से बजती है ना। इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ ही हुआ है जरूर। लेकिन अब हमको क्या करना है? इसको चेंज करना है। तो इधर अपने बाबा की हट में क्या देखा? बाबा आज क्या लेकर के बैठा है? क्या? और बाबा हमको क्या सिखा रहा है कि बच्चे ये दोनों पलड़े कैसे होने चाहिए? बराबर। लो भी सिखाओ। आपको लो सिखाया जाता है ना, मीटिंग होती है ना बीच बीच में, तो वो आपको क्या सिखाया जाता है? सिस्टम सिखाया जाता है। सिस्टम सिखा करके फिर टोली भी तो खिलाई जाती है, प्यार भी तो किया जाता है, क्योंकि नियम अपनी तरफ है और रिश्ता अपनी तरफ है। इन दोनों को कैसे करके चलना है? तो ये शांति स्तंभ पे क्या दिखाई दिया? प्रेम का सागर, प्रेम की मूर्ति सबको क्या दे रही हूँ? सहयोग दे रही हूँ। हिस्ट्री हॉल में क्या है? आत्मिक प्यार से रहना है। बाबा आज प्रेम का सागर ब्रह्मा के तन में टीचर बन के आया, वो ब्राह्मणों को क्या कह रहा है? तुम्हें आपस में सिर्फ प्यार से रहना है या आत्मिक प्यार से रहना है? क्योंकि आत्मा एक दूसरे को ऊपर उठाना ही आत्मिक प्यार होता है। और तीसरा हमने बाबा की कमरे में क्या देखा? परिस्थिति आएगी पर ट्रेन चल रही है, मैं बैठी हूँ, ब्राह्मण जीवन की ट्रेन है, और बाबा कह रहे हैं भाई ये तो तुम्हारे साइड सीन है, सरकमस्टांस आएंगे, अब सरकमस्टांस का क्या करें? तो एंजॉय करो। खाई भी जा रही है, पहाड़ बस जा तो रहा है। अच्छी बात ये है कि अटका, गाड़ी रुकी नहीं है हमारी कहीं पर, इसलिए धीरे धीरे चलते जाओ, लेकिन चलते जाओ। दौड़ना उड़ना बहुत अच्छा, लेकिन जो उड़ नहीं सकते इस पुरुषार्थ में, वो दौड़ तो सकते हैं। अच्छा, जो दौड़ नहीं सकते वो कम से कम चल तो सकते हैं धीरे धीरे। इसलिए ये माताओं को क्या बोला जिनको लिखना नहीं आता, कि आप बिंदी बिंदी लगाते रहो, कि कम से कम एकदम उड़ान वो नहीं भर सकते, लेकिन कम से कम पुरुषार्थ में अपनी भागीदारी तो ले सकते हैं कि भाई लिख तो, कॉपी पेन तो हमारे पास भी है। वो बोल रहे थे कल कि बहू बोलते कि मम्मी आज कॉपी पेन कैसे लिख, क्योंकि उनको पता है मम्मी को तो लिखना ही नहीं आता, और ये कॉपी पेन कहाँ लेकर के जा रहे हैं। और ये अपने पोतों को बोला, बच्चों को बोला कि भाई मुझे कॉपी पेन तो निकाल करके दो, मैं भी लिखूं। सब कुछ होता है ना चीजें। तो इसका मतलब है चलते तो रहें कम से कम, रुकने में खतरा है। बीके लाइफ में रुक गए तो गए, खत्म, जीरो हो गए वापस हम, ठीक। और इसके बाद क्या आया? हाँ, मधुबन का आंगन। मधुबन के आंगन में आज हमको प्रसाद मिल रही है, ठीक है। कौन सी प्रसाद? वरदानों की प्रभु प्रसाद। ये विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद है, ये विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद है। प्रसाद सिर्फ अपने प्रति यूज किया जाता है या बांटा जाता है? बांटा जाता है। बांटते हो, महादानी हो, वरदानी हो। पांडव भी वरदानी महादानी, शक्तियां भी वरदानी महादानी। 1-2 घंटे के महादानी नहीं, खुला भंडार है, इसलिए बाप को भोला भंडारी कहते हैं। खुला भंडार है ना। तो आज मधुबन के आंगन में प्रसाद का, टोली का खुला भंडार है। और चाहे पांडव हैं चाहे शक्तियां हैं, सब क्या कर रही हैं? खुले दिल से विशेषताओं का प्रभु प्रसाद है, वो सब आत्माओं को बांट रही। जैसे उन्होंने अपना अनुभव बताया उस दिन कि मोबाइल, क्योंकि आपको मोबाइल से उस दिन वो मुरली की कहानी बनाने के लिए कहा था, तो उन्होंने बताया ना कि मैं जब आने लगी तो किसी भाई ने कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ ओम शांति में मोबाइल का क्या काम है सुबह सुबह। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने
उल्टा उत्तर नहीं दिया या अच्छे स्टूडेंट ना हो ऐसा उत्तर भी नहीं दिया। उन्होंने कितना अच्छा उत्तर दिया कि वो तो भाई जी आप जाओगे तो आपको ही पता चलेगा कि हमको वहां पे क्या क्या सिखाया जाता है। तो ये है प्रभु प्रसाद को आगे बांटना, वरदानी बन के, महादानी बन के। और विशेषताएं क्या है प्रभु प्रसाद? तो मधुबन के आंगन में क्या लगा हुआ है आज? भंडारा लगा हुआ है। और इसके बाद चलते हैं रिसेप्शन में, ओम शांति भवन के रिसेप्शन में। तो मनसा सेवा और तन की सेवा डबल पुण्य हो जाता है। जो भी आते हैं सेवाधारियों की सेवा से वायुमंडल में देख करके अपना लाभ लेकर के जाते हैं। तो जितने भी आते हैं सेवा के समय उन आत्माओं का पुण्य और दुआएं जमा हो जाती है। तो ऐसी सेवा करो जो तन भी हो और उसमें मन भी हो। इसलिए आपको कल ही एक प्रैक्टिकल यादगार उदाहरण सुनाया था कि कैसे वो बच्ची सेंटर गई है दिल्ली के और जाकर के पुरानों को उसने यूनिफॉर्म में और पुरानों को डायरी पेन लेकर के देखा तो ऑटोमेटिक ही तन और मन से जो लोग वहां बैठे थे उनके द्वारा उस एक आत्मा की क्या हो गई? सेवा हो गई। तो हिस्ट्री ओम शांति भवन के रिसेप्शन में क्या बाबा आज हमको शिक्षा दे रहे हैं कि ये हमारा तन है और ये हमारा मन है। अब इन दोनों के द्वारा हमको क्या करनी है? सेवा करनी है। ये बाबा से आज हमको यहाँ पे शिक्षा मिल रही है। तो कुटिया में भी दो बातें हैं, लव एंड लो, और इधर ओम शांति भवन के रिसेप्शन में भी दो बातें हैं, तन और मन। तो सेवा केवल तन से नहीं करनी, तन से करेंगे तो मन, कल आपको ये बताया था ना, एकाग्रता। सेवा में भी क्या चाहिए? मतलब आपको सिर्फ ये पंखा साफ करने के लिए कहा गया है, लेकिन ये पंखे के अंदर अपनी क्या फूंक दो, उस समय जान लगा दो कि मेरे को सारा का सारा 10 मिनट कहाँ पर डाल देना है। बस मेरा जो कुछ अब ये पंखा ही है, मेरा संसार ही अभी क्या है? ये पंखा है। मेरा संसार अभी ये माइक है, तो माइक का इधर 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 इधर। तो इसको क्या बोलते हैं? सेवा में तन भी है और सेवा में मन भी है। ठीक है जी। और लास्ट में क्या था? ओम शांति। अच्छा, हमारा वरदान और स्लोगन रह गया। चलो, वरदान और स्लोगन को हम कहाँ डालेंगे? ओम शांति, क्योंकि अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त मुरली को तो एक अलग तरीके से आगे इसके अलग अलग हैंगर्स आएंगे। तो वरदान को डालते हैं हम ओम शांति भवन में। स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव। तो सभी बच्चे बाप दादा का स्नेह सबके दिल में समाया हुआ है। दिल भी बाप के समीप है। भल ज्ञान योग धारणा में सब यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में सब क्या है? नंबर 1। ये बाबा कहाँ कह रहे हैं? ओम शांति भवन का स्टेज सबने देखा हुआ है ना, ओम शांति भवन जहाँ हम जाते हैं और वो हमको ज्ञान सुनाते हैं भाई जी वहां पे। तो स्टेज पर आज बाबा कैसे खड़े हैं? सर्व धर्मात्माओं का पिता एक ही हूं मैं। और बाबा ऐसे खड़े होकर के क्या कह रहे हैं कि बच्चे ज्ञान में, योग में, धारणाओं में, सेवाओं में नंबरवार होंगे, यथाशक्ति होंगे, लेकिन सभी बच्चे प्यार में कैसे हैं? नंबर 1 है। कैसे हैं? अब आगे की मुरली वो है, वो आप अपने आप करोगे, क्योंकि अंदर के भी आपको अगर डालने हैं। क्या है ये? आगे के लोकेशन जो है कि ओम शांति भवन की स्टेज पर क्या है, लक्ष्मीनारायण की मूर्ति में क्या है, आप करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। कल 5 लोकेशन और कौन सी देखी थी? हिस्ट्री इसके ओम शांति भवन का बाबा रूम, डिस्पेंसरी, मेडिटेशन रूम और लाइब्रेरी, डाइनिंग। ठीक है। तो हाँ, ये 5 हो गए। और इन 5 में क्या करना है? 5 स्वमान डाल। कल डिस्पेंसरी में क्या था? तकदीरवान। क्यों तकदीरवान? ड्राई फ्रूट खाने को मिलते हैं यहीं से। तो ऐसे हर एक चीज को। तो आज के 5 फटाफट अब करेंगे। आज के 5 स्वमान हैं। मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं दिल तख्त नशीन हूँ, मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ, मैं नॉलेजफुल हूँ, मैं निर्भय हूँ। ये सब आपके ग्रुप में आ जाएगा, तब लिख लेना, पहले समझ लो। तो मैं त्रिलोकीनाथ हूँ। इसके अंदर हम क्या चित्र बना सकते हैं कि जैसे कि 3 बिल्डिंग है आज, एक ही बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग के कितने फ्लोर हैं? 3 फ्लोर हैं। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फ्लोर। तो ये 3 हमको दिख रहे हैं बिल्डिंग में, और तीनों बिल्डिंग की मालिक कौन हो? अच्छा लग रहा है ना सुन के कि इन तीनों फ्लैट की मालिक कौन हूँ? मैं हूँ।
तो एक फ्लैट है स्थूल वतन, एक है सूक्ष्म वतन और एक है मूल वतन परम धाम। तो मैं कौन हूँ आज? त्रिलोकी नाथ हूँ। अगला क्या सुना हमने? मैं दिल तख्त नशीन हूँ। दिल तख्त नशीन हूँ मतलब कैसे तख्त पर बैठी हूँ? एक तख्त जो दिल का बना हुआ है। इसकी पूरी फोटो आज आपको ग्रुप में भेजेंगे, लिख लो साथ में। ये आज आपका होमवर्क भी है। चाहे किसी को ड्राइंग करनी आती है कि नहीं आती, 5-7 मिनट बैठ करके आज सबको ये दिल तख्त का चित्र बनाना है। लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे, या फिर रिकॉर्डिंग तो हो रही हो तो आप सुन लोगे। ये आज का होमवर्क भी है। तो आज कौन से तख्त पर बैठे हैं? एक ऐसा तख्त जो हार्ट शेप का बना हुआ है। हार्ट शेप मतलब दिल के आकार का बना हुआ है, और इसके ऊपर आज मैं बैठी हूँ। तो मैं त्रिलोकी नाथ हूँ, मैं दिल तख्त नशीन हूँ, और अगला था मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ। तो इसमें क्या करूँ? बाबा का ये फोटो देख सकते हो या कोई भी फोटो देख सकते हो। बाबा की 2 आंखें, जब यहाँ पे सब बंद हो जाता है ना और सिर्फ लाल लाइट जल रही होती है, तो उसके अंदर सिर्फ बाबा की ये 2 काली आंखें दिख रही होती है। जैसे अभी करके दिखाओ, सिर्फ क्या दिख रहा होता है इधर? सिर्फ बाबा की 2 आंखें दिख रही है। तो इन 2 आंखों के नैनों का जो उजाला हूँ, जो नूर हूँ, जो ताकत हूँ, जो रोशनी हूँ, वो कौन हूँ? मैं हूँ। तो मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ। और चौथा स्वमान है मैं नॉलेजफुल हूँ। मैं नॉलेजफुल हूँ मतलब संसार का सारा ज्ञान मेरे पास ही है। तो हम एक चीज भूल रहे हैं कि इन स्वमानों को तो हम देख रहे हैं, लेकिन इन स्वमानों को रखना कहाँ कहाँ पर है। तो पहला स्वमान मैं त्रिलोकी नाथ हूँ। ये हमको 3 फ्लैट कहाँ दिखाई दे रहे हैं? कल आपको पहली लोकेशन क्या बताई थी? बाबा का कमरा, ओम शांति भवन की रिसेप्शन के पास बाबा के कमरे में आज मेरे को क्या दिखाई दे रही है? मेरे नाम पर ये पूरी बिल्डिंग है जिसमें 3 फ्लैट है। तो बाबा के कमरे में किसको रख देना है? त्रिलोकी नाथ को। दूसरा आपको क्या बताया था? लाइब्रेरी को। लाइब्रेरी में जाते मुझे क्या दिखाई देता है? एक बड़ा सारा दिल का तख्त बना हुआ है, मतलब ये बना हुआ है, और इसके ऊपर जाकर के मैं बैठ गई हूँ। वैसे भी जो बहुत किताबें पढ़ता है वो पढ़ाई वाला ही तो कोई ना कोई पोजीशन कुर्सी पर बैठता है ना। तो लाइब्रेरी से कुर्सी याद रहेगी और कुर्सी से बाबा का दिल तख्त याद रहेगा। और तीसरा क्या था? मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ। और तीसरी लोकेशन क्या थी? क्या थी तीसरी? मेडिटेशन हॉल था। मेडिटेशन हॉल जो पांडव भवन में एकदम कुटिया की तरफ जाते हैं और वो ऊपर की तरफ आता है, गुलाबी फूलों वाला, बेल वाला। तो उस बाबा के कमरे में ही बाबा का चित्र देखो आज। और बाबा के इन 2 नैनों का नूर कौन हूँ? मैं हूँ। ठीक है। और चौथी लोकेशन थी डिस्पेंसरी। तो डिस्पेंसरी में जाते मैं क्या बन जाती हूँ? नॉलेजफुल बन जाती हूँ। दवाइयों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन जैसे डिस्पेंसरी में डॉक्टरों के साथ आके तो अपने आप ही ज्ञान आ जाता है। हमारे अंदर पहले कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन चाहे दांत का डॉक्टर है, चाहे आंख का डॉक्टर है, चाहे नाक का डॉक्टर है, चाहे हड्डी का डॉक्टर है, चाहे डायबिटीज का डॉक्टर है, उस डॉक्टर के साथ आप 2-4 दिन रह लो, अपने आप ही आपको पता चल जाएगा दांतों के लिए क्या अच्छा है, डायबिटीज के लिए क्या राइट क्या रॉन्ग है, हड्डियों के लिए क्या सही है। तो डिस्पेंसरी में जाते हम क्या बन गए आज? नॉलेजफुल बन गए। और लास्ट लोकेशन क्या थी? डाइनिंग। और डाइनिंग में आज क्या हो गया? मैं निर्भय आत्मा हूँ। बाबा का भोग खाते खाते हमारे अंदर क्या आती जा रही है? ताकत। और इस ताकत से हम क्या कर पा रहे हैं? अपनी कमी कमजोरियों से, बुराइयों से निर्भय होकर के लड़ पा रहे हैं। ठीक है। तो भोजन खाते खाते हम क्या बन गए हैं? निर्भय अभय बनते जा रहे हैं। तो ये 5 लोकेशन में 5 सोमार, तो ये तो ग्रुप में आ जाएगा, तो आप देख लेना। और अभी स्मार्ट रिवीजन प्लान के अंदर हम 4 बातें देखेंगे। ऐसा ये 4 मेथड तो नहीं लिख सकते, परंतु 4 बातें देखेंगे। अभी जब हमारी अव्यक्त मुरलियां शुरू होंगी, ये जो बात है ना 4 पॉइंट, ये जो बच्चे रोज मैं कहती हूँ हर एक चीज का जो मेथड है वो पढ़ने वाले बच्चों पर, जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं, IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, ये 4 बातें वो लोग फॉलो करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी पढ़ाई अव्यक्त मूल्यों की बहुत बड़ी पढ़ाई होने वाली है, तो उसके लिए हम पहले ये देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या बताया जाता है? स्मार्ट रिवीजन प्लान, मतलब पढ़ाई का कोई ना कोई प्लान हमें बनाना होता है। और प्लान का मतलब ये नहीं कि किताबें पढ़ते जाओ, ये पढ़ लिया। जैसे कि बच्चा जिसको सब कुछ आता है
और वो पेपर से पहले अपने सभी दोस्तों को कह रहा है कि ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। लेकिन जैसे ही वो हॉल के अंदर एंट्री करता है, इतने में पेपर देखते ही वो सब कुछ भूल जाता है, और पेपर पूरा होते ही उसको सब चीजें याद आ जाती है कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ था, अरे ये तो मैंने बिल्कुल पढ़ा हुआ था, ये तो देखो मैंने तुमको भी समझाया हुआ था। कई बच्चे हैं जो पेपर करने के बाद तक भी उनको याद नहीं आता, कई हैं जो पेपर पहले ही कर करके रिवीजन, मतलब कि उन्होंने एक बार ही अपने पेपर को चेकआउट भी कर लिया। तो वो कारण क्या होता है, क्योंकि उनका रिवीजन का प्लान है वो बहुत स्मार्ट है। तो इसका मतलब है 4 बातें, कि अगर हमने कोई भी मुरली पढ़ी है, कोई भी किताब पढ़ी है, कोई भी महावाक्य पढ़ा है, 24 घंटे के अंदर अंदर पहली बात उसको रिवाइज कर लेना है। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको रिवाइज कर लेना है। जैसे 18 अक्टूबर को बाबा आए थे, 18 अक्टूबर को ही बाबा आए थे ना, तो बाबा ने आकर के क्या कहा, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर वो पूरी मुरली हमको एक बारी रिवाइज करनी है, सुननी है, पढ़नी है, लिखनी है, जो भी है। अगर उस चीज को हम जिंदगी भर नहीं भूलना चाहते तो ये 4 चीजों पर हमें जाना पड़ेगा। फिर दूसरा स्मार्ट प्लानिंग क्या होती है, 1 सप्ताह के अंदर फिर उस मुरली को उठाओ कि अब की बारी जो बाबा आए थे, बाबा ने आकर के क्या कहा था। फिर वो मुरली को देखो तो उसमें से आधी बातें आपको एकदम से याद आ जाएगी। फिर 1 महीने के बाद में, चौथी बात होती है 1 महीने के बाद में फिर से वो किताब, वो मुरली, वो महावाक्य उठाओ और उसको एक बार फिर से रिवाइज करना, और लास्ट में 4 महीने के बाद में रिवीजन करना। इसलिए तो आपको हर 24 घंटे के बाद में जो जो हुआ है वो सारा रिपीट करवाते हैं, वरना ये लिखने का क्या मतलब था, ऑब्जर्व करो, विजुअलाइज करो। इसका मतलब है कल हमने ये सुना, आज आपको फिर से क्या करवा दिया, रिपीट करा दिया। 1 सप्ताह के बाद में सारा रिपीटेशन होता है। 1 महीने के बाद में आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। उसके अंदर सारा ऑटोमेटिक ही आप रिवाइज कर लोगे। मतलब पेपर होगा तो पहले पढ़ोगे तो सही कुछ कुछ कि कौन कौन से मेथड बताए थे, 8 नंबर हैंगर पे क्या था, 10 नंबर पे क्या रखा था, ये ऐसे करके ठीक है, तब तो दिवाली निकल जाएगी ना। अभी तो दिवाली है इसलिए सब बोलते हैं, लेकिन आप भी सही हो, आप गलत नहीं हो। और 4 महीने के बाद में क्या करना होता है, एक बार और रिवीजन। अगर जिसने ये 4, कोई बच्चा भी है, कोई भी पढ़ाई कर रहा है, वो यही फॉर्मूला लागू अगर जो करता है तो उस बच्चे को ता उम्र या फिर अगले 2 साल तक तो वो बात भूलती नहीं है, जब तक उसको वो पढ़ाई पढ़नी ही होती है। तो ये क्या आपको आज बताया, स्मार्ट रिवीजन का एक प्लान होता है। तो कोई भी मुरली हम कभी कभी क्या कहते हैं, मुरली तो बहुत अच्छी थी, बाबा ने आज ये बात तो मेरे लिए कह दी। अब आपको याद है वो बात जो बाबा ने आपके लिए कही थी, आज याद है? लेकिन उस दिन तो याद थी ना कि बाबा ने आज जो मुरली चलाई है मेरे लिए चलाई है। लेकिन फिर अब क्यों नहीं याद, पर ये याद है बाबा ने कुछ कहा था उस समय मेरे लिए। कारण यही है क्योंकि उस दिन तुम नशे में थे, अनुभव में थे, बाबा ने आज मेरे को ही कहा है, मेरे को ही कहा है, मेरे को ही कहा है। लेकिन 24 घंटे बाद फिर से उस महावाक्य को देखा नहीं कि बाबा ने मेरे को ही कहा है कि बच्ची तुम ऐसा करती हो, तुमको ऐसा करना है या तुमको ऐसा नहीं करना है। या फिर 1 सप्ताह बाद नहीं खुद को याद दिलाया, 1 महीने बाद नहीं याद दिलाया, 4 महीने बाद, तभी तो हमको पता ही नहीं कि बाबा ने, दादियों को पता था बाबा ने हमको क्या कहा, सबको पता था हमको क्या कहा, क्योंकि वो बार बार उस अनुभव को क्या करते थे, रिकॉल करते थे, मतलब बार बार उसको क्या करते थे, याद करते थे। तो ऐसे अब हमको मुरलियां भी क्या करनी है, रिवाइज करनी है, लेकिन उसको रिवीजन करने का ये प्लान होगा। ये प्लान भी आपके पास आएगा जब अव्यक्त मुरलियां होंगी, तो वो 24 घंटे में भी होगा, जो आपका एक ग्रुप बनेगा। ये 1 सप्ताह में भी होगा, 1 महीने में भी होगा, सब होगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सब कुछ करवाया जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, क्या, चलते रहना पड़ेगा। बीच में जो छुट्टियां लग जाती है, छुट्टी लगने के बाद में फिर हम क्लास को सुन करके भी अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हैं, या फिर हम कहीं कोई हमने इस ज़रूरी काम से ज़्यादा हमने कोई और ज़्यादा ज़रूरी काम उठा करके रखे हैं, तो फिर तो हमको अपना थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा इधर उधर का ख्याल, तो ही हम इस यात्रा पर लंबा चल सकते हैं। ये है अब लास्ट में ये 10 सूत्र हैं, ये एक बार ही तो यहाँ लिखे हुए हैं, मैं केवल आपको एक्शन बता रही हूँ। आज का आपका ये होमवर्क है, काम बढ़ता जा रहा है ना, ये इंटरेस्टिंग है। तो ये आपको क्या करना है, एक्शन के साथ बता रहे हैं, ये आपको करना है। जैसे आई एम टॉपर, तो ऐसे करो, आई एम टॉपर, कॉपी पेन रखो नीचे, हाँ ऐसे एक्शन के साथ याद रहेगा, आई एम टॉपर।
साथ साथ में बोलो तो अंग्रेजी भी सीखेंगे हम। आई एम टॉपर। हाँ, मेरे पीछे पीछे बोलो, आई एम टॉपर, आई एम टॉपर। अगला है आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम विनर। तीसरा है आई एम अचीवर, आई एम, ये तो था आई एम टॉपर यहाँ पर, और ये है आई एम अचीवर यहाँ पर। आई एम अचीवर, अचीव करना, कोई ना कोई चीज को हासिल करना। टॉपर का मतलब टॉपर, विनर का मतलब जीत गए, अचीवर का मतलब मैंने जो मेरा लक्ष्य लिया था वो मैंने अचीव कर लिया, बहुत बहादुरी का काम किया, अचीव कर लिया। फिर नंबर 1, आई एम नंबर 1, ठीक है। आई एम, आई कैन स्ट्रेच, आई कैन स्ट्रेच मतलब जो मेरा कंफर्ट जोन होता है ना, उससे मैं बाहर निकल सकती हूँ। आई कैन स्ट्रेच, आई कैन स्ट्रेच, स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है ना, ऐसे समझ आ जाएगा माताओं को। आई कैन स्ट्रेच। आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये आज 5 ही करो, ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। वो कह रहे हैं हाँ सही है, तो करो फिर से। आई एम टॉपर, आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम अचीवर, आई एम अचीवर, आई एम नंबर 1, आई एम नंबर 1, आई कैन स्ट्रेच, आई कैन स्ट्रेच, ठीक है। वो कह रहे हाँ। अब ये 5 बोली में भी याद होने चाहिए और ये 5 एक्शन में भी याद होने चाहिए। कल क्या होगा, बारी बारी से सबको करवाया जाएगा, मतलब बोला जाएगा, आप करवाओगे और हम आपके पीछे करेंगे, या फिर बारी बारी से, या फिर किसी को भी बीच में रैंडमली बोल देंगे। तो करवाओगे आप और करेंगे पीछे हम सब। ये है एक आपका आज का होमवर्क। 10 सूत्र है, चलो आज हम छोटा लेते हैं, 5 करते हैं, टाइम भी हमारा पूरा हो रहा है। और 3 ब्रेन की एक्सरसाइज हमने कर ली है ना, ये चौथी ब्रेन की एक्सरसाइज है। तो पहली ब्रेन की एक्सरसाइज थी हर एक अंगुली को ऐसे एक दूसरे के आगे पीछे घुमाना, और दूसरी क्या थी, 5 और 1, और 1 और 5 ऐसे थी, ठीक है। और फिर कल हमने सीखी थी 2 ये 5 ये, तो 2 ये 5 ये, अरे 2 ये 5 ये, 2 ये 5 ये, 2 5 2 5, ऐसा ऐसा, ठीक है। आज चौथी है, तो ऐसे मैं तो थोड़ा ऊपर दिखाऊंगी इधर दिखाने के लिए, परंतु आपको अब एकदम कंफर्ट में बैठना है। तो ये एक हाथ को ऐसे करो, कोई को भी, एक ये चीज बाहर की तरफ करो, एक ये अंदर की तरफ करो, और इन दोनों को मिला दो। अंगूठे को छोटी अंगुली के साथ, छोटी अंगुली को अंगूठे के साथ, है कर लिया ना, कर लिया। ये बचपन में भी बहुतों ने किया होगा, लेकिन जब हमें पता नहीं था ये ब्रेन की एक्टिविटी होती है क्या। अब इसको क्या करना है, ऐसे 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 ऐसे, नहीं आपने दोनों ऐसे कर दिए, दोनों ऐसे नहीं, एक ऐसे एक ऐसे। चलो एक मुट्ठी को ऐसे करो, एक मुट्ठी को ऐसे करो, जिनको नहीं करना आ रहा। हाँ, अब एक का अंगूठा, एक की अंगुली, एक का अंगूठा, एक की अंगुली। अब इसको उठा के नीचे लेके जाओ, इस पे लगाओ, और इसको इस पे, इसको इस पे, ऐसे। इससे क्या होगा, हमारे ब्रेन जो है वो मजबूत होता है। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जो करेगा उसका अपने आप होगा।